जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम आरपीएफ के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर 33वां है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ का मॉडल पेपर 33वां और ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आरपीएफ में पूछे ही जाते हैं लगातार दोस्तों। ठीक है, इन टॉपिक्स को पढ़ना, आपका सिलेक्शन पक्का होगा जीके जीएस से संबंधित दोस्तों। ठीक है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 50-50 का टारगेट लेके चलना है और मैं आपके लिए लेके आऊं आज 33वां टेस्ट दोस्तों आपके लिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट को ईमानदारी से टेस्ट देना और अपनी तैयारी को एनालाइज करना कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है दोस्तों। बेफिक्र रहिए दोस्तों, पूरा रिवीजन होगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, बिना देरी करे हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी वीर मेरे रेडी हैं टेस्ट के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आंसर टिक करेंगे जिनको भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 686। कल हमने 685 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। डेबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? गोवा, वाराणसी, गुवाहाटी या चेन्नई? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। डेबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर या राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। वाराणसी में दोस्तों आपको चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखना चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ध्यान रखना चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों आपको वाराणसी में, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों चेन्नई में दोस्तों अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखेंगे अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, गुवाहाटी में दोस्तों कौन सा हवाई अड्डा है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, अंत तक बने रहना, मैं गारंटी के साथ कह दोस्तों। अगर आप ये डेली क्लासेस देखते ना दोस्तों, तो आप 50 में से 50 स्कोर करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों जीके जीएस में, आरपीएफ में। ठीक है, इवन 45 प्लस तो करके ही आओगे दोस्तों। बस डेली क्लासेस को देखना है, जो भी 8 PM पर आपके लिए टेस्ट आता है उसको कंटिन्यू बेसिस पर आपको कंटिन्यू करना है। सपना चौधरी का संबंध दोस्तों, सपना नहीं होगा यहाँ पे, स्वप्न चौधरी हो गया, माफी चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर स्वप्न चौधरी होगा दोस्तों। क्या होगा? स्वप्न चौधरी, टिक करिए, स्वप्न चौधरी। ठीक है, स्वप्न चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बांसुरी, सितार, तबला, शहनाई? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। अंत तक बने रहना दोस्तों, आज एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे तबला वादक टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तबला वादक से दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अनोखे लाल मिश्र का संबंध भी दोस्तों तबला वादक से ही है दोस्तों। ठीक है, अल्लाह रखा खां दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। जाकिर हुसैन, ठीक है, ये फेमस नाम आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ठीक है, और अल्लाह रखा खां, ये नाम तो आपको दिमाग में बिठाना ही दोस्तों, अल्लाह रखा खां। ये एग्जाम में, सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे सभी वीरों, कमेंट करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 688। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने या हर्षवर्धन ने? मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार इस क्लास को सभी वीर लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करना। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही पहुंचाएगा दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अशोक टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? अशोक ने करवाया दोस्तों, ध्यान रखना। और ये सांची के स्तूप दोस्तों, ध्यान रखना, कहां पर है दोस्तों? ये सांची के स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहां पर है? मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश दोस्तों। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। सांची के क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है रेलवे में, बता देता हूं। सांची के स्तूपों को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया दोस्तों? इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया, कोई बताएगा मुझे? इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया दोस्तों? सांची के स्तूप को कमेंट करें अगर जिसको भी आता है। 1889 में। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, यूनेस्को की सूची में शामिल किया दोस्तों। ठीक है, और यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करिएगा सभी साथी, एक बार जल्दी से कमेंट करें कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 689। क्वेश्चन 689, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया था दोस्तों, बताइए।
बिंबिसार, अशोक, खारवेल या हर्षवर्धन? सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो जितने भी मेरे वीर यहां पर खारवेल टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, राजा खारवेल दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों किस भाषा में है दोस्तों, ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों ये किस भाषा में दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे भाषा लिख देता हूं, ये किस भाषा में दोस्तों, ध्यान रखना ये प्राकृत भाषा में दोस्तों, किस भाषा में, प्राकृत भाषा में दोस्तों, किस भाषा में, ये प्राकृत भाषा में दोस्तों, ठीक है। और ये जो खारवेल राजा ये कहां के राजा हैं दोस्तों, कलिंग के राजा हैं, कलिंग उड़ीसा में पड़ता था, ठीक है, कलिंग, ये दोस्तों कलिंग के राजा हैं, कलिंग के राजा। आप सभी को कलिंग का नाम सुनते हैं दोस्तों आप सभी को पता हो जाना चाहिए। 261 में दोस्तों अशोक का युद्ध हुआ था दोस्तों, कलिंग का युद्ध, ठीक है। तब राजधानी कलिंग की तोसली हुआ करती थी, ठीक है। राजा पुरोस राजा से किस राजा के साथ ये युद्ध हुआ था कमेंट करिए अगर जिसको भी पता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, ध्यान रखना, राजा खारवेल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 690। आज इस क्लास के अंदर दोस्तों हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 690 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से रट लेना, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, भर भर के क्वेश्चन पूछता है। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी दोस्तों, बताइए। कॉपर, लोहा, कैल्शियम या एल्यूमिनियम? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। हड़प्पा का दोस्तों एक स्थल है राजस्थान में, कौन सा, कालीबंगा सभ्यता दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता, ध्यान रखना, राजस्थान में ही, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है दोस्तों। हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई दोस्तों, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने करी 1952 में, अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी है, ठीक है। ध्यान रखना, जुते हुए खेत यहीं से मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हुए दोस्तों, ठीक है। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां दोस्तों, अर्थ इसका है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर हमें कौन सी धातु देखने को मिली है सभी साथी कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे कॉपर टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक जितने भी स्टूडेंट ने किया बिल्कुल सही टिक किया है। अंत तक बने रहना दोस्तों, आपका बहुत ही शानदार टेस्ट चल रहा है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 691 का जवाब देंगे मेरे सभी वीर। क्वेश्चन 691 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा रोग घरेलू मक्खी की कमी से फैलता है दोस्तों, बताइए। पीलिया रोग, निमोनिया, मलेरिया या हैजा? बताइए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा रोग घरेलू मक्खी की कमी से फैलता है, पीलिया, निमोनिया, मलेरिया या हैजा? तो जितने भी मेरे वीर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। घरेलू मक्खी की वजह से ये फैलता है दोस्तों, जिसमें वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, उल्टियां वगैरह हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, पानी की कमी होती है दोस्तों, तब इसमें इस रोग में दोस्तों पानी की कमी होती है, ध्यान रखना, ठीक है, पानी की कमी होती है इस रोग में। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा रोग पानी की कमी से होता है दोस्तों, पानी की कमी से रोग, पानी की कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पीलिया रोग से दोस्तों हमारे फेफड़े अंग प्रभावित होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 692 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिलासपुर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, बताइएगा सभी साथी। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लाया ताकि मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन कवर करा सकूं दोस्तों, ठीक है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल? कमेंट करेंगे मेरे सभी वीर दोस्तों, कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, आपका पूरा रिवीजन होगा दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, ठीक है। बस टेस्ट दीजिए अच्छे से ना। तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन की बात करी जा रही है दोस्तों, तो हम इसको टिक करेंगे गुरुजी छत्तीसगढ़। मेरे सभी वीर छत्तीसगढ़ ऑप्शन टिक करेंगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में दोस्तों, ठीक है। तो यूपी में दोस्तों पीलीभीत रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखना, पीलीभीत रेलवे स्टेशन, पीलीभीत यूपी में, आप पीलीभीत ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और बताइए दोस्तों, कर्नाटक में दोस्तों हुबली रेलवे स्टेशन, 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 ध्यान रखेंगे, हुबली रेलवे स्टेशन। मेरे सभी भी ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन पूछा जाता है दोस्तों, खड़गपुर रेलवे स्टेशन, खड़गपुर रेलवे स्टेशन, खड़गपुर रेलवे स्टेशन। और एक और है दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, आप सभी को पता होगा, गोरखपुर का, पटना में गोरखपुर रेलवे स्टेशन, यूपी में गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ध्यान रखना, ठीक है, यूपी में गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 693। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे जिन भी प्रश्नों का जवाब अगर आपको आता है तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 693, निम्न में से किस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी?
सभी स्टूडेंट कमेंट करिएगा। अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे। एक बार जल्दी से लाइक कर दें क्लास को। बताइए निम्न में से किस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब आपको ही फटाफट से वीडियो सजेस्ट करेगा जब भी नई आएगी, ठीक है। तो ये फायदा रहता है आप लोगों के लिए। निम्न में से किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। बिल्कुल काली मिट्टी। जितने भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। काली मिट्टी को ही दोस्तों और क्या कहा जाता है बताइए। एक नाम और है दोस्तों जो काली मिट्टी को कहा जाता है, इसी को दोस्तों लावा मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे वीरों, लावा मिट्टी। लावा मिट्टी इसी को कहा जाता है। सभी साथी ध्यान रखना, इसी को ही लावा मिट्टी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन 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 और फास्फोरस फास्फोरस नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें क्या होती है दोस्तों, कमी होती है दोस्तों। नाइट्रोजन और फास्फोरस की इस मिट्टी में क्या होती है, कमी होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 694। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। एक क्वेश्चन आप जरूर बताएंगे दोस्तों। मेरे सभी वीर कमेंट जरूर करेंगे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं कि चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का जलप्रपात कौन सा है, बताइए, ठीक है। तब तक इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जोग जलप्रपात, दूध सागर, शिव समुद्र जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। पहले तो आप सभी मित्र इसका आंसर टिक करेंगे, वो है शिव समुद्र जलप्रपात। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्र जलप्रपात है। और ये किस रिवर पर है, कावेरी रिवर। किसने ऑप्शन कावेरी रिवर टिक किया इसमें, कावेरी रिवर में, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो शिव समुद्र जलप्रपात है कावेरी रिवर पर है दोस्तों, और कर्नाटक में, केन लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइए, कर्नाटक, ठीक है। और ये जोग जलप्रपात जिसको गोरसुप्पू जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में पूछ ले कि गोरसुप्पू जलप्रपात किस नदी पर है या किस राज्य में है, तो ये वही है, जोग जलप्रपात का ही अदर नेम है, ठीक है। ये जोग जलप्रपात का ही अदर नेम है, ध्यान रखना। ये भी कर्नाटक में ही दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों किस रिवर पर है बताइए। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, नहीं छत्तीसगढ़ में नहीं, इंद्रावती नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है, इंद्रावती, और छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ वाटरफॉल थे जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आऊं ताकि इंपॉर्टेंट जलप्रपात आपके इस क्लास में कवर करा चुकूं, ठीक है। बाकी एक कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात दोस्तों ये आपके नर्मदा नदी पर है, एमपी में। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए बता नहीं सका, ठीक है। तो सुन लेना आप लोग ध्यान से, ठीक है। मेरे हर एक पॉइंट को नोटिस करना दोस्तों, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 695 मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, काली टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, तेलंगाना। कमेंट करेंगे आप लोग, कमेंट जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछना चाहूंगा, पलामू टाइगर रिजर्व बताइए, पलामू टाइगर रिजर्व। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न का जो भी मैंने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रखा है, ठीक है। ये सारा मैं दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, मैं इसलिए रखता हूं ताकि मैं आपकी प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छूटे दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ही मॉडल पेपर में से आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए डेली 8 PM वाली क्लास इंपॉर्टेंट बनती है। आपको डेली 8 PM पर क्लास अपलोड हो जाती है। आप लोग अच्छे से टेस्ट दिया करें और अपनी तैयारी को एनालाइज किया करें। मेरे सभी वीर अंत में जरूर बताएंगे कि किसने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, किसकी कैसी तैयारी चल रही है, कौन कितना, मतलब किसका कौन सा टॉपिक वीक है, ठीक है। तो इससे आपको देखो, टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि आप किस टॉपिक में वीक है। अगर आपने अपनी गलती सुधारना, मतलब कि सुधारना सीख लिया ना दोस्तों, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बताइए काली टाइगर रिजर्व, सभी प्यारे वीर कमेंट करिएगा, काली टाइगर रिजर्व कहां पर है दोस्तों, बताइए। जितने भी बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है भाई, कर्नाटक में है। ये कहां पर है, कर्नाटक में। अब मैंने आपसे पूछा पलामू टाइगर रिजर्व, तो ध्यान रखना ये झारखंड में, मेरी प्यारी वीरो कहां पर है, ये झारखंड में। ये कहां पर है, झारखंड में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आऊं ताकि आपके जो भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं वो आपका कंप्लीट हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो पहले पूछा, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इलाहाबाद में, हाजीपुर में, सिकंदराबाद में, जबलपुर में। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। क्या होगा इसका सही जवाब।
तो जितने भी वीर यहां पर हाजीपुर टिक कर रहे हैं, जितने भी वीर यहां पर हाजीपुर टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। किस किसने हाजीपुर टिक किया यहां पर बताइए, बताइए दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट ने हाजीपुर टिक किया है तो ध्यान रखना, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? हाजीपुर में दोस्तों, ध्यान रखना। इलाहाबाद में दोस्तों ध्यान रखना, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। किसका है? उत्तर मध्य रेलवे जोन। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में है दोस्तों, जिसको वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? प्रयागराज। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। प्रयागराज नाम से जाना जाता था दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों इस सिकंदराबाद में कौन सा मध्य रेलवे जोन है दोस्तों बताइए? सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे जोन है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में दोस्तों। जबलपुर में बताइए, देखो उत्तर हो गया, पूर्वी हो गया, दक्षिण हो गया, बचा क्या? पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना दोस्तों, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोटिस करना। पश्चिमी मध्य का मुख्यालय, ठीक है। अब ध्यान रखना, इलाहाबाद आप सभी को पता ही दोस्तों कहां पर पड़ता है? हाजीपुर पटना में पड़ता है, बिहार में, ठीक है। सिकंदराबाद आगरा में, जबलपुर एमपी का शहर है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ? कमेंट कर दीजिए। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ध्यान रखना, क्षिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 697। सभी मेरे प्यारे वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 697 मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, भारत के मुख्य सचिव या भारत के मुख्य न्यायाधीश? कमेंट करिए। लोकसभा की बात करें साथियों तो ध्यान रखना, आर्टिकल अनुच्छेद 81 में इसका गठन होता है। अनुच्छेद 81 ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 81 ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक होती है दोस्तों। 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक होती है, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। निम्न सदन इसी को कहा जाता है, लोकसभा को ही, ठीक है। निम्न सदन इसी को कहा जाता है। अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करिए, लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि लोकसभा की वर्तमान में कितनी सीटें हैं, ठीक है। बताइए, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? बताइए सभी प्यारे वीर। प्रधानमंत्री दोस्तों, आर्टिकल 75 में दोस्तों प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा क्या होती है? अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है दोस्तों, 75 आर्टिकल में, ठीक है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि नियुक्ति होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आज की क्लास में बहुत ही शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा, अंत तक बने रहेगा तो आपका हर क्वेश्चन का रिवीजन होगा अच्छे से, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। क्वेश्चन 698 यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चाहे राष्ट्रपति पूछ ले, चाहे प्रधानमंत्री पूछ ले, चाहे विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले, हर एक की न्यूनतम आयु जरूर पूछेगा कि इस पोस्ट के लिए क्या न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों, आयु जरूर पूछेगा। क्वेश्चन 698, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? राज्यसभा का आर्टिकल दोस्तों 80 है, आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 में इसका गठन होता है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपसे अगर यहां पे क्वेश्चन पूछूं, क्या आप लोग मुझे कमेंट करेंगे दोस्तों? पहले राज्यसभा को आप सभी को पता होना चाहिए कि इसको किस नाम से जाना जाता था, बताइए। पहले राज्यसभा को राज्यसभा के नाम से नहीं जाना जाता, आपको भी पता होगा दोस्तों, बताइएगा। इसका दोस्तों नामकरण कब हुआ? नामकरण, इसका नामकरण कब हुआ बताइए, और इसकी पहली बैठक भी बताइएगा, ठीक है। पहली बैठक, और देखो लोकसभा और राज्यसभा की जो पहली बैठक है वो डेट सेम है, 13 मई 1952, ध्यान रखना, दोनों की सेम है, ठीक है। और 84 में दोनों की क्वालिफिकेशन है, राज्यसभा और लोकसभा की 84 में दोनों की क्वालिफिकेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले आप लोग यहां पे कमेंट करें 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष, फिर हम आपके इसके आंसर जो भी लेने लिखे उनके जवाब दूंगा मैं, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए, बताएंगे सभी वीर। तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए साथियों। कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, अच्छे से सुनना, वापस लिख लेना कहीं पर ये बात मैं जो बोल रहा हूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष की होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया नामकरण, तो दोस्तों इसका नामकरण होता 23 अगस्त 1959,
ठीक है, ध्यान रखना। 23 अगस्त में इसका 1959 में इसका नामकरण होता था दोस्तों। पहले इसको राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन नामकरण के बाद इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। इसका कार्यालय दोस्तों 6 वर्ष का होता है दोस्तों, कार्यालय 6 वर्ष का होता है। इसका जो कार्यालय होता है राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इग्नोर ना करें इस क्वेश्चन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया जाता है दोस्तों। अनुसूची चौथी है दोस्तों, ध्यान रखना। यहां पर स्पेस कम बचता है, मैं यहाँ पे चौथी लिख दे रहा हूं, चौथी अनुसूची यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। चौथी अनुसूची में दोस्तों ध्यान रखना राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। मेरे सभी भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिए। मेरा मोटिव ये नहीं रहता मैं आपको फटाफट से जीके क्विज के क्वेश्चन करा दूं दोस्तों, साथ में फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में सीधे पूछेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग हर पॉइंट को नोटिस करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 699 क्या कह रहा है, निम्न में से किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाया दोस्तों। इस क्वेश्चन से भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं चारों ही क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। यहां से जलियांवाला बाग हत्याकांड भी यहां पे क्लियर कराऊंगा आपका, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, तो हर एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था दोस्तों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहले मैं आंसर टिक करता हूं, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम अय्यर और जमनालाल बजाज। पहले मैं दोस्तों आपको थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। आप सभी को पता होगा 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था दोस्तों, मैं यहां पे लिख देता हूं छोटे अक्षरों में 1919, जिसको अपन काला कानून भी कहते हैं ना, रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के गिरफ्तार किया जाता था, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 की डेट ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग, ठीक है। इस हत्याकांड से दोस्तों पूरे दुनिया में तब सनसनी सी मच गई थी दोस्तों। इस वजह से गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि लौटाई थी, केसर ए हिंद की, केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था दोस्तों, केसर ए हिंद। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, तब लोगों ने इन्हें दोस्तों भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा था, और वहीं पे इनको लोगों के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। अंग्रेजों ने इनको क्या कहा था, भर्ती करने वाला सर्जन कहा था दोस्तों। तो वहीं पर अंग्रेजों ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों महात्मा गांधी ने इस केसर ए हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को लौटा दिया, बोला कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी उपाधि, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, नाइटहुड की उपाधि दोस्तों किसने लौटाई, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने सर की उपाधि लौटा दी दोस्तों, किसकी, सर की उपाधि लौटा दी दोस्तों। और जमनालाल बजाज ने दोस्तों, जमनालाल बजाज इसका सही ऑप्शन होगा, जिन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि को लौटाया था दोस्तों। ये गांधी जी को दोस्तों अपना 5वां पुत्र के रूप में मानते थे दोस्तों, गांधी जी को, है ना, गांधी जी के रूप में, ठीक है। गांधी ये कहते थे कि मैं गांधी जी का 5वां पुत्र हूं, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैं आशा करता हूं कि यहां से आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सारा कवर हो जाएगा दोस्तों। कांग्रेस की मीटिंग से संबंधित भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं कि यहां पे आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट अधिवेशन कंप्लीट करा सकूं दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 700 क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, बताइए दोस्तों। ये पूर्ण स्वराज बोला है, स्वराज की मांग नहीं बोला। आप स्वराज की मांग बोले तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, ध्यान रखेंगे, दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई थी स्वराज की मांग। लेकिन यहां पूर्ण स्वराज की मांग बोला है, कानपुर, लाहौर, सूरत, वाराणसी। पहले मैं इसका आपको आंसर टिक कर देता हूं। आपको पूर्ण स्वराज की मांग पूछा दोस्तों, तो लाहौर अधिवेशन, किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ, 1929 में। कब हुआ साथियों, कब हुआ, 1929 में। किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, ठीक है, ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। कानपुर अधिवेशन दोस्तों 1925 में हुआ था, 1925 में। ये इंपोर्टेंट क्यों बनता अधिवेशन, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला अध्यक्ष। भारत की पूछा साथियों, भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, सरोजनी नायडू बनी थी, कांग्रेस की सरोजनी। ये तो पूछ लिया दोस्तों, सरोजनी नायडू, ये तो पूछ लिया आपको कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर मैं पूछूं भारत की क्या, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो 1917 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें दोस्तों एनी बेसेंट बनी थी,
ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। अगर भारत की पहली महिला अध्यक्ष पूछे भारत की तो सरोजनी नायडू टिक करना है। ठीक है। सूरत अधिवेशन आप सभी को पता होगा 1907 का, ध्यान रखना आपको। सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, यहां पर नरम दल और गरम दल नेताओं का विभाजन हुआ था। रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लाया ताकि आपके इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन कवर करा सकूं। रास बिहारी घोष, ठीक है, ध्यान रखना। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में नरम दल प्लस गरम दल का विभाजन हुआ था। और वाराणसी अधिवेशन दोस्तों 1906 का, ये दोस्तों 1905 का वाराणसी अधिवेशन, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाराणसी अधिवेशन ध्यान रखना 1905 का। यहां पर अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना, गोखले। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था दोस्तों, जो बंगाल का जो कर्जन ने विभाजन किया था, बंगाल के विभाजन के बाद दोस्तों यहां पर स्वदेशी आंदोलन की मांग उठाई थी दोस्तों, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे ही अधिवेशन इंपोर्टेंट है जो भी मैंने आपको बताया। देखो 1905 से लेकर 1929 तक जो भी अधिवेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आपका इससे सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 701, मेरे सभी स्टूडेंट्स बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्धों से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। बक्सर का युद्ध, यहां पर अंग्रेजों ने अपनी पूरी नींव डाल दी थी दोस्तों, ठीक है, बंगाल पर। बक्सर का युद्ध, इसी युद्ध से दोस्तों अंग्रेजों ने पूरी नींव डाल दी थी दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजों ने पूरी फूट तो प्लासी के युद्ध में डाली थी, लेकिन नींव बक्सर के युद्ध में डाली। 1757, 1764, 1529 और 1576। बताइए सभी वीर, क्या होगा इसका सही जवाब? तो मैं एक बार फटाफट से टिक कर देता हूं। बक्सर का युद्ध दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 22 अक्टूबर 1764 में दोस्तों। बक्सर का युद्ध एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764। अब किस किस के बीच में होता? एक तरफ तो था दोस्तों मुनरो, यानी हेक्टर मुनरो, एक तरफ तो था दोस्तों हेक्टर मुनरो। वर्सेस किस किस में बीच में हुआ था दोस्तों? ध्यान रखना, शाह आलम, शाह आलम। शाह आलम कौन था साथियों? मुगल सम्राट शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम। और दूसरा मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, मीर कासिम। और तीसरा कौन था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला कौन था भाई? सिराजुद्दौला अवध का नवाब, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। इनके बीच में ये फाइट हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो 22 अक्टूबर 1759 में, ध्यान रखना, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा। और 1576 में हल्दीघाटी, अकबर और राणा प्रताप की सेना में बीच में, ठीक है, अकबर और हल्दीघाटी का युद्ध, ठीक है। तो ये प्रमुख युद्ध, ध्यान रखना, हल्दी युद्ध लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, हल्दीघाटी का युद्ध, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 702। क्वेश्चन क्या बोला है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। जेरूसलम किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कंबोडिया या इजराइल? इसमें आप देरी नहीं करेंगे, आप लोग यहां से देखो, एग्जाम में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो अपने दिमाग में गिटान मान लो कि किसी भी देश की मुद्रा और कैपिटल। एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, एक क्वेश्चन फिक्स है, एक नंबर आपको यहां से पूरा कंप्लीट करना है, एक नंबर। इसलिए मैं आपको हर क्लास के अंदर राजधानी से संबंधित हर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं डेली बेसिस पर। तो इजराइल वाले टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो जेरूसलम किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी? इजराइल की दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या? ताशकंज। क्या साथियों? ताशकंज, ताशकंज उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो कजाकिस्तान की क्या? अस्तीना, अस्तीना, अस्तीना टिक करेंगे, अस्तीना, ठीक है। और कंबोडिया की नोमपेन, नोमपेन, कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोमपेन, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट कैपिटल है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ये 2023 की पुस्तक है दोस्तों, करंट अफेयर की इंपोर्टेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती है, नई नई पुस्तकें। फायर ऑन दी गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? राधिका अयंगर, विवेक अग्निहोत्री, एम रनवड़े, नरवड़े है ना, और ट्विंकल खन्ना। मेरे प्यारे वीर कमेंट करिए सभी स्टूडेंट्स। तो राधिका अयंगर जो भी टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, अभी करंट अफेयर का हमें धज्जियां उड़ानी दोस्तों, करंट अफेयर की अभी, ठीक है, धुआं धुआं कर देंगे दोस्तों। करंट अफेयर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली, ठीक है। 704, डक शॉट का प्रयोग निम्न में से किस खेल में होता है दोस्तों? डक शॉट, बताइएगा, अंत तक बने रहना दोस्तों, करंट अफेयर का अभी भूकाल बाकी है। बेसबॉल, टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल, बताइए साथियों। जितने भी मेरे प्यारे वीर बास्केटबॉल टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात में सहमत हूं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे वीर? सभी कमेंट करेंगे। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी वीर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 705, क्या कह रहा क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िए। मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है?
कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी या निशानेबाजी? क्या होगा इसका सही जवाब? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे बैडमिंटन, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। मनीष नरवाल का संबंध बैडमिंटन से है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 706 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। हर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है और आपका ईमानदारी से टेस्ट चल रहा है, आप लोग कमेंट करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक वाइक कर देना साथियों। इस आपके लाइक से हमें हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जीके जीएस से। रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा? दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। जितने भी स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 706। करंट अफेयर का भूकाल शुरू हो गया दोस्तों, अंत तक बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों करंट अफेयर में ये क्वेश्चन के। 707, हाल में ही यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। शेखर कपूर, प्रतिसूदन, मनोज मित्तल या मनोलो मार्कोज? क्या होगा इसका सही जवाब? हाल में ही यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे प्रीति सूदन टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। मेरे प्यारे वीर जितने भी यहां पर बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 708। सभी स्टूडेंट कमेंट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 708, हाल में ही एआई चैट बॉक्स सेवा किसने लॉन्च की? आरबीआई ने, नीति आयोग ने, इरेडा ने या सेबी ने? बताइए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कमेंट करिए। अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति में आर्टिकल आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों, हाल में ही एआई चैट बॉक्स सेवा किसने लॉन्च की है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, सभी वीर बताइए। सेबी ने लॉन्च करी दोस्तों। किसने लॉन्च करी है? सेबी ने। सेबी का मुख्यालय बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, मुख्यालय बताइए, इसका मुख्यालय कहां पर है? एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगर आपको जीके जीएस में और भी महारती हासिल करनी है दोस्तों, और भी अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में, आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर हो जाए, अच्छे से पकड़ बन जाए, तो मैंने आपके लिए जीके जीएस की 65 क्लासेस कवर कराई हैं। 65 क्लासेस आरपीएफ की कवर कराई हैं। आप लोग उन क्लासेस को देख लो, आपके हर क्वेश्चन कवर हो जाएगा दोस्तों। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और चैनल पर विजिट करके भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन 709, हाल में ही संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से? टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या क्रिकेट? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने भी मेरे प्यारे भी ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर रहे हैं टेनिस, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 710, कमेंट करिए। हाल में ही चर्चा में रहा एप्सिलॉन एनडी एब का संबंध किससे है? धूमकेतु से, ब्लैक होल से, क्षुद्र ग्रह से या एक्सोप्लैनेट से? मेरे प्यारे वीर सभी कमेंट करेंगे। एप्सिलॉन एनडी का एब का संबंध किससे है? तो जितने भी स्टूडेंट एक्सोप्लैनेट टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं साथियों, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को एक बार मेरे सभी वीर लाइक कर दें, सभी वीर लाइक कर दें और इस क्लास को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के साथ। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। आपका टेस्ट कैसा रहा कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। आपने कितना स्कोर किया ये भी कमेंट करिएगा। मेरे सभी वीर कमेंट करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपका क्या स्कोर रहा आज की क्लास में, ठीक है। टोटल आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस पूछे गए, आप इन 25 में से कितने आपने सही किए ये आपके लिए रहेगा दोस्तों। आपकी तैयारी में एक और इजाफा बना रहेगा दोस्तों, ठीक है। मैं क्लास का टाइम बता देता हूं, डेली 8 PM पर क्लास आती है।
डेली 8 PM पर आप लोगों के लिए क्लास अपलोड हो जाती है आपके टेस्ट के लिए, डेली एक नए मॉडल पेपर के साथ। दोस्तों हर एक मॉडल पेपर आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है, तो हर एक मॉडल पेपर को डेली आप लोग अटेंड किया करें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए दोस्तों पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वहां से नहीं जाना तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके शाक्या जी जीके क्लासेस सर्च कर लेना, ठीक है। शाक्या जी जीके क्लासेस सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।